कॉलेज के लंच टाइम में हम सभी स्टाफ के साथ गपशप कर रहे थे कि अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, मैडम प्लीज़ यहाँ विटनेस में आपके साइन की ज़रूरत थी। दरअसल मैंने यहाँ पीजीटी मैथ्स के रूप में ज्वाइन किया है। बैंक में अकाउंट के लिए बैंक वाले एक विटनेस मांग रहे हैं। मुझे उसके बोलने का लहजा, पहनावा अपनों जैसा लगा। पेपर मेरे सामने था, मैं नहीं कह सकी। फॉर्म पर हल्के से नज़र डाली। वीरेन गुप्ता बागपत, ओह तो महाशय बागपत से हैं। यह बुदबुदाने के साथ साइन कर फॉर्म दे दिया। उनके मुड़ते ही एक जोरदार ठहका लगा। क्यों बिंदु, वीरेन जी ने क्या राशि देखकर तुम्हारे साइन मांगे, या फिर कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? उन्होंने तो आगे बढ़ाया था पेपर, अब वहाँ मैं सामने पड़ गई तो क्या करते, या मैं क्या करती? मैंने कहा। तो इतनी जल्दी फेवर भी होने लगा? दूसरी टीचर साथी ने कहा। टन टन टन, तभी घंटी बज गई। हम सभी अपने अपने क्लास में चले गए। लेकिन मैं क्लास में जाकर भी क्लास में नहीं पहुंच सकी। गले में मफलर, पेंट, हाँ ये तो हमारे यहाँ जैसा ही है। ओह, मिट्टी, पानी और बोली में इतनी ताकत होती कि आदमी 10 की भीड़ में भी अपने को पहचान लेता है। पर मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। मैंने साइन तो कर दिए हैं, पर क्या, चलो जो होगा देखा जाएगा। मैंने ऐसा सोचकर अपने को झटका, पर विचारों की श्रृंखला हटने का नाम नहीं ले रही थी कि एक बच्चे ने कहा, मैडम क्लास ओवर हो गई है। मैंने अपने शरीर को एक क्लास से ढकेलकर दूसरे क्लास में पहुंचा दिया। पूरा दिन इसी अधेड़-बुन में निकल गया। अगले दिन सुबह जब असेंबली के लिए सारे टीचर्स बच्चों के सामने खड़े थे, मेरी आंखें गेट पर लगी थी। सामने से मुझे वीरेन सर तेजी से, कुछ शर्माए घबराए, शांत कुछ मुस्कुराते हुए आते दिखाई दिए। मैंने कनखियों से उन्हें देखा। वे मुझसे कुछ दूरी पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने मुझसे नमस्ते की तो मुझे अपने शहर की हवा चलती हुई महसूस हुई। 2-3 दिन बाद उनका अकाउंट खुल गया। वे मुझसे धन्यवाद देने मेरे पास आए। तब पता चला उनके बारे में थोड़ा बहुत। मैं उस प्रदेश में 4 साल से रह रही थी। नौकरी के दौरान मेरे कुछ दोस्त भी बने थे, पर फिर भी आज पहली बार उन सब को पीछे छोड़कर आखिर यह कौन था जिसको लेकर मैं सोचने लगी थी। वरना मेरा कमरा, मेरा मोबाइल, मेरी डायरी, इसके सिवा किसी को अपना कीमती वक्त देना पसंद नहीं करती थी। आंखें नीची कर तेज चाल से जाने वाली मैं अब सड़कों पर किसी के साथ का इंतज़ार करने लगी। 4 महीने हो गए सर को ज्वाइन किए हुए। अब हमारे बीच नियमित कुछ न कुछ बातों का आदान प्रदान होने लगा था। मैं छोटी मोटी चीज़ें बाजार से सर के द्वारा मंगवा लेती थी। वे चीज़ें देने के बहाने मेरे यहाँ आ जाया करते थे। हम चाय पीते हुए घर पर थोड़ी देर गपशप कर लिया करते थे। वे बहुत कम वे मैथ्स के टीचर थे, मैं संगीत की। मुझे लिखने पढ़ने में थोड़ी रुचि थी, इसीलिए मेरा अभिव्यक्ति का पक्ष थोड़ा मजबूत था। हम एक दूसरे वैसे तो मैंने सपनों में किसी राजकुमार को देखा ही नहीं था, फिर भी मुझे बोलने वाले बिंदास लोग ही पसंद आते थे। पर फिर भी ना जाने क्यों सर से मिलने, उनसे बातें करने के बाद उनकी छोटी छोटी बातों को सोच सोच कर खुश होने लगी थी। वो मेरी ज़िंदगी में बिना आहट किए दबे पांव प्रवेश कर चुके थे। मैं उनकी तरफ खींचने लगी थी। मैं जितनी बातूनी, चंचल, हंसमुख, वे उतने ही शांत, सौम्य, गंभीर। अब उनकी मैथ में प्लस और माइनस का क्या रिजल्ट होता है, मैं जानना चाहती थी। एक दिन हम दोनों मेरे कमरे में बैठकर चाय पी रहे थे। तब मैंने कहा कि कितने शांत हैं यह पहाड़, बिल्कुल आपकी तरह। मन करता है कि इस शांति के साथ हम देर तक क्यों यूं ही बैठकर चाय पीते रहे। मैं अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई थी कि बीच में ही बोल पड़े, यदि ज़्यादा देर तक चाय पीनी है
तो चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। यह बात उनके मुंह से सुनकर मैं अवाक रह गई। वैसे तो हम पहाड़ों पर रहते थे, हमारा कॉलेज घाटी में था, पर हम दोनों ऐसे व्यवसाय से जुड़े थे कि उस जगह हम कहीं भी साथ साथ नहीं जा सकते थे। मैंने हंसते हुए कहा, कहाँ चलेंगे हम? यहाँ तो पहाड़ों के अलावा कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, पहाड़ों को ही तो ज़रूरत है। पहाड़ी से तुम्हें मांगना चाहता हूँ, इसीलिए तो मेरा मन भावनाओं के अथाह सागर में गोते खाने लगा। अब तो जाना ही पड़ेगा। उनकी चंद अभिव्यक्तियों ने मुझे उनकी दीवानी बना दिया। जो मन में था वह बाहर आने लगा था। प्रेम परवान चढ़ने लगा था। वक्त तेजी से दौड़ रहा था। मैडम, बड़े सर ने बुलाया है, चपरासी क्लास में कहने आया। मैंने तेजी से अपना बैग उठाकर प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में पहुंची। जी सर, मैंने कहा। हाँ मैडम, आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया है, आपको देहरादून मिल गया है, बधाई हो, प्रिंसिपल सर ने कहा। मुझे ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, मैं लगभग बुदबुदाई सी। जी, सर ने कहा। नहीं, कुछ नहीं सर, कब ज्वाइन करना है? मैंने पूछा। विद इन अ वीक, वे बोले। मैंने तेज़ी से अपना शरीर स्टाफ रूम की तरफ ढकेला। टन 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 छुट्टी की आवाज़ आई। मैं किसी से मिले बिना चुपचाप घर चली गई। तो क्या ज़िंदगी का एक अध्याय यहीं खत्म हुआ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यह ट्रांसफ़र लेना नहीं चाहती। मैं अभी एक एप्लीकेशन लिखती हूँ। तभी अचानक फ़ोन की घंटी से मैं स्वयं को बाहर निकली। हेलो। हाँ बेटा, मैंने नेट पर देखा तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया है, तुम अब घर आ जाओगी। चलो अच्छा हुआ, मन बहुत परेशान रहता था, तुम्हें अकेला छोड़ा तो। पर पापा बोलते जा रहे थे, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं इस घटना के बाद 2 दिन तक कॉलेज नहीं गई। तीसरे दिन सर कुछ परेशान से घर पर आए। बोले, क्या बात है मैडम, कॉलेज क्यों नहीं आई? 4 दिन बाद तो आप वैसे भी जा रही हैं, फिर तो हम आपको देख नहीं पाएंगे। मैं फवक कर उनसे लिपट गई। उन्होंने मुझे अपने से अलग करते हुए कहा, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, पर यह बताओ आप क्यों रो रही हैं? मैंने गुस्से से उनकी तरफ देखा। क्या आप नहीं जानते? नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं जाना नहीं चाहती। क्यों? तुमने तो रिक्वेस्ट की थी। हाँ, पर तब कुछ और बात थी। और अब क्या बात है? तो सब कुछ मुझसे ही कहलवाना चाहते हैं? जैसे आप मुझे अपना बनाना चाहते हैं, वैसे मैं भी, कहते हुए मेरी आंखें फिर भर आई। मेरी बात सुनकर वे हंसे। आपको हंसी आ रही है? मैं देहरादून में लगभग चीखती हुई सी बोली। तो तुम्हें अपने पर विश्वास नहीं है? शायद नहीं, पर विश्वास के बिना तो प्यार भी पूर्ण नहीं होता। उन्होंने कहा तो मैं कुछ नहीं बोली। 4 दिनों के बाद पापा आ गए। मैं अपना सामान पैक करके जाने को तैयार हो गई। भीगी पलकों से स्टाफ ने विदाई दी। सभी बस स्टैंड तक छोड़ने आए। सर भी आए। मुझे मन ही मन ऐसा लगा जैसे मैं अपनी भावनाओं के हाथों चली गई थी। सर के चेहरे पर सामान्य भाव थे, तो क्या उन्हें मेरे अलग होने का दुख नहीं हुआ? रास्ते भर इसी ओह-पोह में मेरा श्रीनगर से देहरादून का सफ़र तय। मैंने नया कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मेरा नया कॉलेज में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मैं कॉलेज जाती और आ जाती, ना किसी से बोलना ना बतियाना। एक सप्ताह के बाद जब छुट्टी की घंटी बजी तो मैं कॉलेज से बाहर निकली तो सर सामने खड़े थे। मैं ठिठक गई। अरे अरे आप! मैंने कहा। क्यों, भूल गई या आश्चर्य हुआ? उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ नहीं तो, पर आप यहाँ कैसे? तो मैं हमेशा के लिए अपना बनाने को आया हूँ। उनकी इस बात को मैं हतप्रभ रह गई। कल मम्मी पापा तुम्हें देखने तुम्हारे घर पर आ रहे हैं। ज़रा सांस संवर कर रहना, उनके सामने जाना, और हाँ, बोलना थोड़ा कम बोलना। मैं शर्मा गई। फिर हमने बाहर जाकर चाय पी। और कॉलेज में सब ठीक है? मैंने पूछा। मैं तुम्हारे आने के बाद कॉलेज ही नहीं गया या समझो कि जाने का मन ही नहीं हुआ।
तुम्हारे जाने के बाद ऐसा लगा कि अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ बाबा ने अपने मन की बात बताकर बड़ी मुश्किल से तुम्हें देखने को राजी कर सकता। वे थोड़े परंपरावादी हैं, पर तुम चिंता मत करो। मैं सही परंपराओं के निर्वहन पर विश्वास करता हूँ और गलत का सख्त विरोध करता हूँ। वैसे अंदर की बात यह है कि मेरी बहन नीलम को तुम पसंद हो। उसने मम्मी को समझाने का प्रयास किया और समझा भी लिया। वो तैयार है, फिर भी आगे का खेल तुम्हारे हाथों में है। मैंने सर को इतना बोलते हुए और इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। वे हमेशा मुझे गंभीर शांत से ही दिखे थे, पर हाँ, मैं नर्वस जरूर थी। आप कमज़ोर लग रहे हैं, मैंने कहा, पर उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। बिना कहे भी उनकी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया। उनकी आंखें भीगी थी। मैं कितनी गलत थी जो सोचती थी कि मैं चली गई। वे वापस घर चले गए। मैंने माँ को डरते डरते घर जाकर यह बात बताई। माँ पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझ पर उन्होंने पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने कोई नकारात्मक बात नहीं कही और अगले दिन की तैयारी में जुट गए। मैंने सर की पसंदीदा रंग की साड़ी पहनी। चाय लेकर जब कमरे में पहुंची तो सर के मम्मी पापा के साथ नीलम भी थी। मुझे आश्चर्य हुआ यह देखकर कि मैंने नीलम से इससे पहले कई बार बात की थी। वह उछल कर पड़ी और मैं शर्मा गई। मुझे माहौल थोड़ा भारी से लगा। ना तो मम्मी पापा ने ही उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की और ना ही उन्होंने ही ज़्यादा बात की। उनकी माँ ने मुझसे बस यह पूछा कि कभी बागपत अपने घर पर गई हो। मैंने हंसकर कह दिया कि वहाँ कोई रहता ही नहीं है, इसलिए पापा हमें वहाँ कभी नहीं ले गए। बस सर की बहन ही बातें कर। उनके जाने के बाद माँ ने कुछ परेशान होते हुए कहा, साड़ी उतार दो और मन में पल रहे प्रेम को मार दो, क्योंकि यह रिश्ता नहीं हो सकेगा। मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसा क्या था जो माँ को पसंद नहीं आया। मैंने झुंझलाते हुए कहा, क्यों? क्योंकि वह हमारे परिवार को पसंद नहीं करेंगे। जवाब पापा ने दिया था। मैं पापा की तरफ मुड़ी, पर उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। 20 साल पहले ही कह दिया था, जब तुम्हारे चाचा ने तुम्हारी चाची से अंतर्जातीय विवाह किया था। तुम्हारी चाची एक ऐसी जाति से है जिसे अपने समाज ने तिरस्कृत किया है। चाचा जी तो चाची से शादी करके विदेश चले गए, पर हमारे परिवार का हुक्का पानी अपनी जाति वालों ने बंद कर दिया। हम माँ और पिताजी को लेकर देहरादून आ गए। तब से हम बागपत लौट कर नहीं गए। अपनों से दूर, अपनी मिट्टी से दूर, अपने रिश्तों से दूर। माँ इसी गम के लिए साल भर के भीतर चल बसी और पिताजी उनके 5 साल बाद। ना चाचा जी को फिर कभी दोबारा देखा और न ही अपना घर। पापा ने लंबी सांस ली। पापा इन चंद लम्हों में मुझे बूढ़े दिखाई देने लगे। मैं झल्लाई, हुक्का पानी बंद? पर पापा, यह तो अब ब्लैक एंड वाइट मूवी की स्टोरी का है। पापा, इंटरनेट का ज़माना है कि लोग दूसरे प्लैनेट्स पर कॉलोनीज बनाने की सोच रहे हैं। क्या आज भी 20-25 साल पुरानी बातें माने रखेंगी? यह आपका पूर्वाग्रह है। आप परेशान ना हो, देखना कल सर हाँ में फ़ोन ज़रूर आएगा। पापा मुस्कुराए और बोले, बेटा, बदलाव की ब्यार चल जरूर रही है, पर सबको छू नहीं पा रही है। तुम नहीं जानती, आज भी अप टू डेट दिखने वाले वैसे ही अनपढ़ हैं जैसे पहले थे। आज भी हम हर जाति के साथ अपना लंच शेयर नहीं करते। मैंने तो अपने स्कूल में देखा है कि बच्चों का एक समूह आज भी दीवार से चिपककर जमीन पर बैठकर चुपचाप अपना खाना खा लेता है। यह जाति और छुआछूत की समस्या सदियों से चली आ रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी जब तक इस देश के युवा सौ को ठोस कदम नहीं उठाते। हमें ठोस कदम के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हारे चाचा की कुछ बातों से सहमत नहीं। उसे शादी करके वहीं रहना था,
यदि हम दो होते तो उस विरोध को आसानी से झेल लेते। आज मैं इसीलिए दुखी नहीं हूँ कि तुम्हारा चाचा द्वारा उठाया गया कदम तुम्हारे आगे परेशानी बनकर खड़ा है, बल्कि इसीलिए कि तुम्हें तुम्हारी पसंद नहीं दिला पाऊँगा। मैं समझ चुकी थी और अब मुझे चाचा के द्वारा जलाई गई मशाल को लेकर आगे बढ़ना था। मैंने अगले दिन सर को फ़ोन किया और अपने इरादों को बताया। सर ने सिर्फ इतना कहा कि मैं अपने इरादों में मजबूत हूँ। अब यदि शादी सिर्फ प्यार को पाने के लिए नहीं, बल्कि युवाओं में जातिगत भावना से ऊपर उठने के लिए एक अलग जगाना है। मैंने कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और इस जंग में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस बात को 1 वर्ष हो गया। उसके बाद ना तो उनका कोई फ़ोन आया और ना ही कोई समाचार। मैंने कई बार उन्हें फ़ोन करने का प्रयास किया, पर नंबर मिला ही नहीं। शायद सब यही ख़त्म हो गया। मुझे अब ऐसा लगने लगा, लड़का व लड़की भावनाओं में बहकर शादी के बड़े बड़े वादे तो कर लेते हैं, पर रूढ़िवादी परंपराओं की दीवारों तोड़ने का साहसी कदम नहीं उठा पाते। फरवरी का महीना कोहरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं कॉलेज जा रही थी। आज वैलेंटाइन डे था। कॉलेज में सभी के हाथ में गुलाब, ग्रीटिंग, खुशियाँ देखने ही बनती थी। मैं धुंध की मोटी चादर में सिमटती जा रही थी। छुट्टी हो गई। लो, यह दिन भी खत्म हुआ। रिंग की आवाज़ से सौ से बाहर आई। पर्स से मोबाइल निकाला। अनफीडेड नंबर देख बेमन से कहा, हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हैप्पी वैलेंटाइन डे। बाहर निकलो, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उधर से चिर परिचित आवाज़ सुनकर चेहरा खिल गया। चाल तेज हो गई। बाहर आई। सर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनसे लिपट कर रोना चाहती थी। हमेशा इतना इंतज़ार और सरप्राइज़ क्यों देते हैं आप? कहना चाहती थी, पर छुट्टी हो गई थी। बच्चे बाहर जा रहे थे। ना कुछ कह सकी, ना कर सकी। बस उनके साथ आगे बढ़ने लगी। इतने दिनों बाद नंबर क्या बदल लिया? कहाँ थे? कहाँ से आ रहे हो? क्या सब शादी के लिए राजी हो गए? मैंने पूछा। इतने सवाल एक साथ पूछोगी तो कैसे बता पाऊँगा? उन्होंने कहा। मेरे बहुत समझाने पर वे शादी के लिए राजी हो गए हैं। मैंने तुम्हारा ट्रांसफ़र भी कैंसिल करवा दिया है। पापा संडे को रोके के लिए आ रहे हैं। नीलम ने अपने साथ प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर को पसंद किया है। जब वे लोग नीलम का हाथ मांगने आए तो अंतर्जाती होने के बाद भी माँ बाबा मना नहीं कर सके और उन्होंने मुझसे कहा कि फिर तुमने क्या गलती की है। सो वे शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। और हाँ, हम अपना रिसेप्शन बागपत में करेंगे ताकि तुम और तुम्हारे मम्मी पापा फिर से अपना खोया हुआ घर देख सके। चलो जल्दी करो, बस चल देगी। मैंने बस में बैठे हुए पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? शादी की तारीख निकलवाने? वे हंसते हुए बोले। मैंने बस में बैठकर बाहर देखा। धूप निकल आई थी। कोहरा छट गया था। सड़कों पर लड़के और लड़कियां के हाथों में वैलेंटाइन डे के गुलाबों की मुस्कान साफ